हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट नंबर 2, जो कि है बैंकिंग के बारे में। ठीक है, इसमें हमें बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज और बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस किस टाइप के बैंक अकाउंट हैं होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग जानेंगे कि बैंक क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं। तो पहले तो हम आ जाते हैं बैंक के टाइप्स पे। ठीक है, तो बैंक का पहला टाइप जो है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो पूरा पेमेंट सिस्टम को ध्यान देता है कि कैसे बैंकिंग चल रहा है, उसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन ये सब बनाता है। और ये जो करता है हमारे कंट्री में वो है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग बैंकर्स ऑफ द बैंक कहते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ोगे तो बैंकर्स ऑफ द बैंक इसलिए कहते हैं, अगर कोई बैंक अगर डूब रहा है तो आरबीआई के पास जाता है हेल्प लेने के लिए कि मैं डूब रहा हूँ, मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूँ, आप मुझे या तो किसी बैंक में अदर बैंक में मर्ज कर दो या मुझे कुछ फंडिंग दे दो जिससे मैं अपने आप को डूबने से बचा सकूँ। ठीक है, इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। जैसे मैंने कहा, ये सारे बैंक को मतलब एक तरह से उनकी फंक्शनिंग को देखता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी बनाता है। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज का मैकेनिज्म जो है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज किस भाव पे चेंज होंगे वो तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है, बट बहुत हद तक उसको कंट्रोल आरबीआई ही करता है। इसका कोई भी मतलब जनरल पब्लिक से डीलिंग नहीं होता है, मतलब आरबीआई डायरेक्ट किसी भी जनरल पब्लिक से कोई डील नहीं करता है, ये सिर्फ बैंक्स को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आरबीआई ही है जो करेंसी भी इशू करता है। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे, जो दूसरा टाइप है। द कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्राइमली इंगेजेस इन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑफर वेरियस लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहना चाहो तो ये कमर्शियल बैंक वो होता है जो कि पब्लिक से पैसा लेता है, डिपॉजिट्स लेते हैं और उनको आगे फर्दर लोन प्रोवाइड करते हैं उसी डिपॉजिट को लेके। ठीक है, अ कमर्शियल बैंक इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर इंक्लूडिंग लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन टू इंडिविजुअल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। तो इसमें बता रहा है कि जैसे जो कमर्शियल बैंक है वो मेनली लोन देते हैं, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट ये सब खुलवाते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं और भी अदर अदर फैसिलिटीज़ देते हैं बैंक ओडी ये सब के लिए। और बैंक जो पैसा कमाता है वो लोन जिन भी लोग को देता है, कंपनी को देता है, इंडिविजुअल को देता है, बिजनेस हाउसेज, हाउसिंग लोन, जो भी लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट कमाता है उससे उनकी अर्निंग होती है। अब आ जाते हैं अगले टाइप पे। तो शेड्यूल्ड बैंक है। यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि मेंशन्ड है लिस्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मतलब रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934 में बना हुआ है, उसके सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक मेंशन्ड है वो शेड्यूल्ड में आते हैं, और जो उसमें मेंशन नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक आते हैं। रीजनल रूरल बैंक in the India are financial institutions that have designated as scheduled commercial बैंक। मतलब रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वैसे बैंक होते हैं जो कि शेड्यूल्ड बैंक हैं, बट वो सिर्फ जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं मतलब रूरल एरियाज में, मतलब गांव में, जिसको गांव देहात लोग नॉर्मली हमारे यहाँ बोलते हैं लैंग्वेज में। तो गांव में ज़्यादातर ये अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं, अर्बन एरियाज़ में नहीं देते हैं। और ये ज़्यादातर सेटअप होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट होता है। और ये एक लिमिट, इनका जो लिमिट है वो एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं होता। अगला है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 50% से ज़्यादा होती है, जो भी उनका मतलब कैपिटल है, वोटिंग पावर है, उसमें 50% से ज़्यादा वो होल्ड कर रहे होते हैं, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, और भी हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, और भी काफ़ी सारे हैं। फिर इतना काफ़ी एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए एग्ज़ाम में। और अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक पे। तो ये जो बैंक है ये ओन्ड और मैनेज बाई प्राइवेट सेक्टर होते हैं, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स
उसको मैनेज करते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट, समझ रहे हो तुम लोग भी प्राइवेट प्लेयर्स क्या होते हैं, इनका इकोनॉमिक वेलफेयर में होता है, बट उतना प्रायोरिटी ये इनको इकोनॉमिक वेलफेयर को नहीं देते। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाना। इनका मेन मोटिव होता है नॉर्मली प्रॉफिट कमाना। इनके एग्जांपल से आईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी कुछ कुछ बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके अंडर जो भी बना होता है, ये ज़्यादातर मतलब काम करते हैं बैंकिंग की तरह ही, बट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है कि उसमें बैंकिंग की तरह वो काम तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे उनका मतलब कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएं, ये कमाएं। यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये बैंक्स खुलते हैं, और इसको ज़्यादातर गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट ही द्वारा ये चलाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर हुए हैं, जैसे यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, बट आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, अपने होम कंट्री के रूल और रेगुलेशन दोनों को फॉलो करते हुए वो इंडिया में भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना मतलब बैंकिंग चला रहे हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो गया एचएसबीसी बैंक, इसका नाम भी सुना होगा, स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है ये बैंक। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। तो जब ये इंडिपेंडेंस हुआ ना, मतलब आज़ादी मिली हमारी कंट्री को, उसके बाद देखा गया कि हमारा मतलब हर चीज़ में, हर सेक्टर में हमारा हाल काफ़ी बुरा था। तो हर सेक्टर को मतलब बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए, मतलब डेवलपमेंट जिनका मतलब फोकस कुछ बैंक्स का कि हाँ तुम्हारा फोकस इंडस्ट्री को लेके होना चाहिए, तुम्हारा एग्रीकल्चर को, तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, तुम्हारा हाउसिंग को। ये ज़्यादातर ये चार ही टाइप के होते हैं, इन चार टाइप के जो मैंने अभी बताए, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और हाउसिंग फाइनेंस, कि उसमें जो हम लोग पिछड़े हुए हैं उसमें थोड़ा डेवलप किया जाए, उसमें बाहर से थोड़ा ट्रेड व्रेड किया जाए, इसके लिए होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक क्या होते हैं, बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सोल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस स्पेशली फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन ट्रेड, मतलब एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है तो उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, इंडिया को उसमें आगे बढ़ाने के लिए, उसमें फंडिंग करने के लिए इन बैंक्स को बनाया गया था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया और established as an apex bank to finance entities in the field of एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थ्रू कमर्शियल बैंक। हाँ, मतलब वही कमर्शियल बैंक ही होते हैं, उनको इस तरह से बनाया गया है कि वो सिर्फ मतलब वो एक मान लो एक डिपार्टमेंट बना दिया जो सिर्फ उस चीज़ को ही डील करेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ही। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाउसिंग फाइनेंस पे, ठीक है। हाउसिंग बैंक मतलब जो लोन प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग सेक्टर के लिए, इनका या उनसे रिलेटेड और एसोसिएटेड सेक्टर्स के लिए, जिसका मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो गया, प्लॉट्स खरीदना हो गया, रिपेयर करना हो गया घर का, ठीक है, और रिनोवेशन करना, ये सब हो गया। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड हाउसिंग फाइनेंस थ्रू कमर्शियल बैंक एंड अदर एजेंसी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या जानना है, बैंकिंग प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज को के बारे में, मतलब क्या क्या बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो मतलब बैंक का काम है यहाँ फैसिलिटी ऑफ लोन प्रोवाइड करना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, तुम जानते होगे लोन देती है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है ओडी, उसमें एक सर्टेन लिमिट तुम्हें दे देता है 10 लाख 20 लाख का, और उसमें से तुमको जितना ज़रूरत है उतना निकालते जाओ, फिर पे करते जाओ टाइम के साथ। इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम लगता है क्योंकि ये फिक्स्ड लोन नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि तुम्हें जब ज़रूरत हो तब निकाल लो, नहीं है तो मत निकालो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से होगे तो समझ में आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो उसको भी डिस्काउंट करा सकते हैं आप बैंक से जाके डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अब इन कैशिंग ऑफ चेक, कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे अभी बताया ना बिल्स, ये सबको डिस्काउंटिंग और कलेक्ट भी करते हैं। बहुत बार हो सकता है आप जाकर उसको डिस्काउंट ना कराओ, मतलब बैंक को ना दे दो, ना बेच के उसको क्या करो कि बैंक को दे दो कि हाँ जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब इसका डेट हो जाएगा कलेक्शन करने का, तो आप जाके उस पर्सन से कलेक्ट करके ला के मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी में भी मतलब जो भी एक्सचेंज करना होता है ये बैंक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी, अगर बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनको मतलब बैंक कंसल्ट
भी करता है कि हाँ आप ऐसे करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इस फील्ड में इन्वेस्ट करो, आपके बिजनेस में ऐसे ऐसे आप करने से आपको ग्रोथ मिलेगा, उससे बैंक का भी फ़ायदा होता है। उसके बाद कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं। यूटिलिटी एंड बिल्स पेमेंट भी आप कर सकते हो बैंक के थ्रू, ये सर्विस वो देते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट पे। तो पहला होता है सेविंग अकाउंट, जो कि नॉर्मली हर इंडिविजुअल का खुलता है। तो सेविंग अकाउंट क्या है, उसमें आप एक मिनिमम बैलेंस आप अकाउंट में मेंटेन करते हो, हर महीने साल में सेव करते हो छोटा छोटा अमाउंट। इसमें छोटा मोटा इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। और इसमें साल में साल में कह रहा हूँ, महीने में एक लिमिट है, एक लिमिट से ज़्यादा आप एक बार दो बार से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम में अगर पूछे तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये बेसिक अकाउंट टाइप है जो कि तुमको डिपॉजिट करने देता है मनी, जो कि बैंक में सेफ रहता है। फॉरेन इंडिविजुअल जो है, फॉरेन के मतलब कोई आदमी अगर वो चाहता है अकाउंट ओपन करना तो कर सकता है, बट उसको साथ में एक इंडियन के साथ मतलब मिलके करना पड़ेगा। मतलब जॉइंट अकाउंट ओपन करना होगा एक इंडियन और वो जो फॉरेन का बंदा है उसके साथ। और केवाईसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, सारे केवाईसी करवाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा, यही सब। अब आता है टर्म डिपॉजिट पे। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, जो कि मतलब फंड को एक लिमिटेड टाइम तक, एक फिक्स पीरियड तक मतलब बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है। तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है, जिसका मतलब जो पीरियड है जितना दिन के लिए वो मतलब आप इसमें करा सकते हो, वो 1 मंथ से लेके 3 साल हो सकता है। ठीक है, और सॉरी ये क्या हो गया, हाँ इसका इंटरेस्ट रेट मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट कंपैरिजन में, क्योंकि हाँ आपको मालूम है कि ये जो पैसा है एक टाइम से पहले निकलना नहीं है, तो इसलिए बैंक उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देती है थोड़ा। अब आते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट आपने सुना भी होगा, आजकल मतलब जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं और कंपनीज़ हैं, ये लोग मतलब करंट अकाउंट ही ओपन कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल विड्रॉल्स मिलता है और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटी मिलती है। आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाओगे और सेविंग अकाउंट में आप देखोगे कि आप फ्री जो विड्रॉल है और डिपॉजिट है, आप मतलब महीने में 4 या 5 ही होगा। मतलब डिपेंड करता है आपका बैंक कहाँ है, मेट्रो सिटी में है, नॉर्मल मेट्रो सिटी में, अर्बन में है, रूरल में, बट वही 4 या 5, उससे ज़्यादा कोई बैंक भी अलाउ नहीं करता। 4 या 5 ही देते हैं सब फ्री ट्रांजेक्शन। उसके बाद तो वो पैसे चार्ज होंगे कुछ 18 रुपये प्लस जीएसटी, ऐसा कुछ है, हर बैंक का अलग अलग होता है। मेरे बैंक का 18 रुपये प्लस जीएसटी है पर ट्रांजेक्शन पे। बट ये करंट अकाउंट बिजनेस वालों को तो मतलब फ्रीक्वेंट पैसा निकालना पड़ जाता है बहुत बार। तुरंत माल का पेमेंट करना है, फिर माल खरीद के आया, फिर जमा करो, फिर निकालो, फिर मतलब अलग पार्टी को पेमेंट करो, फिर वहाँ से माल मंगवाओ। तो हो सकता है फ्रीक्वेंट पेमेंट है तो उसके लिए मल्टीपल विड्रॉल और मल्टीपल डिपॉजिट उनको करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए मतलब फिर आसान नहीं होगा इतना इतना चार्जेस देना पर ट्रांजेक्शन पे। इसलिए वो लोग करेंट अकाउंट खुला लेते हैं, जिसमें ये कोई लिमिट नहीं होता, बट इसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, ये याद रखना। ओके, और इसमें अलग अलग सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं। ईएफटी तो नहीं, इसको नेफ्ट होगा, इन्होंने ईएफटी लिखा है। ईएफटी शायद एक्सचेंज ट्रांसफ़र फंड, हाँ एक्सचेंज ट्रांसफ़र फंड होता है, सॉरी मैं ही गलत बोला था। एक्सचेंज ट्रांसफ़र फंड, वायर ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो बैंक आप लोग को ऑफर करती है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का, रिकरिंग डिपॉजिट पे आते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है account is most suitable for those who are desirous to earning a fair return on their deposits. The deposit hand over pre-decided amount monthly or specified time period, get a lump sum end of the specific period. Interest is calculated quarterly on compound base. तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड बेसिस पे मतलब वो एक काउंट होता है, वो क्वार्टरली पे। ठीक है, हर 3 महीने में कंपाउंडिंग होता है इसका। ठीक है, और ये जो है ना, एक मतलब मान लो आप मंथली जैसे एसआईपी कर रहे हो, उसी तरह एक मंथली 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, एक कोई भी एक सर्टेन अमाउंट, आप फिक्स अमाउंट आप हर समय, हर महीने, हर दिन भी हो सकता है, आप मतलब इस अकाउंट में जमा किए जा रहे हो। इस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है फॉर फिक्स पीरियड के लिए आप ये कराते हो, तो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए। तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब, और एड्रेस प्रूफ मांगते हैं।
आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, गार्जियन का डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि हाँ, और भी मतलब बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांग सकते हैं आप पहली बार अगर अकाउंट खुलवा रहे हो और कोई आपको ये क्या कहते हैं, आपका कोई जानने वाला हो वहाँ पे आपको रेफ़र नहीं कर रहा, तो काफ़ी सारी डिटेल मांग सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं, पहला जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो पैन है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये जो है ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसको इशू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। इससे इसको इशू करते हैं क्योंकि आइडेंटिफाई कर सके टैक्स पेयर जो है उनके कंट्री में कौन कौन से हैं। पैन वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट लिंकिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, टैक्सेस असेसमेंट एंड डिमांड टैक्स एरियाज, हेल्प टू कर टैक्स इवेजन। तो मतलब पैन जो है उसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि उसमें से उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि आप मतलब टैक्स कौन पे कर रहा है, क्या टैक्स उसका बन रहा है, क्या टैक्स डिमांड किया, क्या टैक्स उसने नहीं दिया, और टैक्स की चोरी करने से रोक सके, इसलिए ये बनाया पैन कार्ड को। और इसको बैंक में लिंक करने से कंपलसरी कर दिया कि बैंक में लिंक कर दोगे तो सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो उससे उन्हें पता चलता है कि क्या मतलब ये कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है, और क्या ये टैक्स फाइल कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर है, क्या क्या ये पैसे कहाँ चोरी कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो उस तरह इनकम टैक्स आप पे उस हिसाब से फाइन कर सकती है, आपसे पैसे डिमांड कर सकती है जो भी उनका टैक्स बनता है और आपने जो टैक्स दिया है। ठीक है, और एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ मांग सकती है बैंक में। आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। जैसे एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा दे सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो जो कि 2 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कोई और बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसका स्टेटमेंट दे सकते हो पिछले 3 कैलेंडर मंथ का। ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स बिल भी दे सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे किया है या म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो उसका दे सकते हो। अब आते हैं केवाईसी नॉर्म्स पे। केवाईसी का क्या मतलब होता है, नो योर कस्टमर। एक मैकेनिज्म है जिसमें मतलब कस्टमर के बारे में वेरीफाई किया जाता है। आप चाहो मैं सबको आपको एक डिटेल में समझा रहा हूँ हिंदी में कि क्या होता है मतलब, और आपको मतलब समझ एग्ज़ाम में अगर कैसे लिखना है तो आप वो मेरी बातें सुन लो, उससे ध्यान कुछ से याद कर लो, एग्ज़ाम में चाहो तो इसी से आप लिख सकते हो। और अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो साथ साथ में ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसको भी मतलब देख के कहीं नोट डाउन कर लेना। ऑफ कोर्स सी बात है, इतना लिख के काम चल जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और मुझ पर डाउट मत करो भाई, मैं सी स्टूडेंट हूँ, इतना तो बता दूंगा कि कितना लिखोगे, कितना क्या करोगे तो मार्क्स में अच्छे से मिल जाएंगे इन सब सब्जेक्ट्स में। क्योंकि ये वैसे भी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं, तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर तुम्हारा 1 से 2 घंटे का होता है। बट फॉर नॉलेज पर्पस इस वीडियो को अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो और जान लो। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। हाँ, अलग अलग टाइप के लोन्स के बारे में आप जानते हैं। तो पहला है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन क्या है, आप अपने जनरल एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए एक लोन लेते हैं जो कि आपके ये एजुकेशन को फंड करता है। ये आजकल NBFC जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, बैंक हो गए, सब लोग ये आजकल एजुकेशन लोन दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन रीपेमेंट काफ़ी मतलब सस्ते में दे रहे हैं, इनका कहना है। ठीक है, इस पे और एजुकेशन लोन आपको होगा कि लेने का फ़ायदा क्या है, तो आप इनकम टैक्स में जब पढ़ोगे तो उसमें मालूम चलेगा कुछ कुछ, या फाइल करोगे या किसी CA से, एडवोकेट से, आजकल तो एडवोकेट भी फाइल करते हैं, तो उनसे पूछोगे तो क्या मतलब एजुकेशन लोन लेने का फ़ायदा। तो एजुकेशन लोन लेने का फ़ायदा है कि तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80E के अंदर। ठीक है, और लोन एप्लीकेशन जो है वो आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। जो भी डॉक्यूमेंट वो डिमांड करते हैं वो सबके साथ सबमिट करना पड़ेगा इसके इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट मान लो आप अगर साल के 10,000 पे कर रहे हो तो आपको उतना पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। चलो अब आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स पे। ये क्या होते हैं, तो लोन ऑफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट विच हैव अ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर, नॉट बैक्ड बाई एनी सिक्योरिटीज और कोलेट्रल। तो इनका मतलब ये है कि लोन जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, वैसे लोन होते हैं इन पे जो लोन दिया जाता है, ये ऐसे लोन चीज़ों पे लोन दिया जाता है जिनका लाइफ है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनका लाइफ 3 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, और इसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी का डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, और इनका रिपेमेंट का कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में जान लो। आप चाहो तो इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दो,
महीने के इंस्टॉलमेंट पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट बनवाया उस पर, या फिर सिक्योर्ड लोन अगर लिया है तो कोलेटरल आपने दिया होगा, ये कोई एसेट्स आपने गिरवी रखी होगी उसके बिहाफ पे, जो भी आपने लोन लिया, मान लो फॉर 1 लाख का लोन लिया तो उसके लिए आपने कोई अपना 1 लाख का वैल्यू का एक लैंड गिरवी रख दिया उस एसेट्स को खरीदने के लिए, ठीक है। और अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी होते हैं, इसमें आपने कोई सिक्योरिटी, सॉरी क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा, इसमें आपने कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल नहीं दिया हो। इंटरेस्ट रेट जो है अनसिक्योर्ड लोन पे थोड़ा हायर होता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की होते हैं ना बैंक के लिए, तो हायर होता है। अब व्हीकल लोन पे आते हैं, तो पर्सनल व्हीकल लोन और कमर्शियल व्हीकल लोन 2 तरह के लोन्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल व्हीकल रेंज फ्रॉम न्यू एंड यूज्ड बाइक्स, स्कूटर, कार रिक्वायर्ड बाई पर्सनल यूज बाई इंडिविजुअल, does not need any guarantor taken from bank and finance companies at attractive and competitive rate। तो इसमें क्या है कि आपको एक competitive रेट पे बाइक, कार या जो भी कमर्शियल व्हीकल लेना है, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी वाड़ी लेनी है, कार स्कूटी ये सब लेनी है, तो उस पर मतलब बैंक और NBFC आजकल फाइनेंस कर देते हैं। NBFC में जैसे मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और चलो अब अगला पे आते हैं, होम लोन है। जो होम लोन क्या है कि लोन है वो अपने घर खरीदने के लिए, घर का रेनोवेशन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए, लैंड एक्वायर करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेते हो हम। इसका पीरियड 30 साल तक हो सकता है, मतलब आप ये जो लोन लेते हो ये 30 साल के पीरियड तक हो सकता है। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये इजीली अवेलेबल है, मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ जैसे मैंने अभी बताया कि आप इसे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फ्लैट ले सकते हो, एक नया हाउस बना सकते हो एक प्लॉट पे, होम रेनोवेशन कर सकते हो अपने घर, मान लो आपका ग्राउंड फ्लोर तक है तो 1 मंजिला 2 मंजिला भी बना सकते हो। इसमें इंटरेस्ट कम लगता है, लोन प्रोसेसिंग फास्टर है, लोन का जो टेन्योर है वो 30 साल तक हो सकता है, ठीक है। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो ये टैक्स बेनिफिट में भी पूछ सकता है। यू कैन क्लेम अ टैक्स डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एंड ₹2 लाख ऑन द इंटरेस्ट रीपेमेंट अंडर सेक्शन 24B। तो मतलब आपको उनको इसके अंडर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख का प्रिंसिपल रीपेमेंट पे। तो मैं बोल रहा था कि इसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा जो भी आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट के, मान लो 10 लाख का लोन लिया, उसमें से 1 लाख 2 लाख रुपये अगर हर साल रीपेमेंट कर रहे हो तो उसमें से 1.5 लाख रुपये जो है उसमें मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उतना पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे आपको सेक्शन 20B के अंडर डिडक्शन मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, होम लोन जो हमने लिया है, होम लोन जो लिया है उसका डिडक्शन मिलेगा, ये जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी हमने पे किया है सेक्शन 80C के अंडर, तो मतलब काफ़ी सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं एजुकेशन लोन, होम लोन, इन सब पे लेने की वजह से। तो लोन लेना भी एक तरह से मतलब सही है, घाटे का नहीं है, बट फ़ायदा है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स बच जाता है, ठीक है। चलो अब मतलब लोन किस किस टाइप के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है जो कि 1 साल के लिए होता है, मीडियम टर्म होता है वो 1 साल से ज़्यादा और 3 साल तक होता है, मैक्सिमम 3 साल, और 3 साल के ऊपर जो हो गया वो हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स में चला गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये तुम्हारा कौन सा था, ये यूनिट 2 का शायद लेसन 1 था, ठीक है, पता नहीं यार, हाँ ये यूनिट 2 का लेसन 1 था, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और अगला लेसन क्या है देख लेते हैं, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगा, 1 मिनट। हाँ अगला लेसन ये डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहुँचे इसके सबके बारे में, तो इसका भी लेक्चर मैं जल्दी डाल दूँगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।